नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। खबरों की शुरुआत करते हैं। गर्मी की दस्तक के साथ ही आग का तांडव बिहार में देखने को मिल रहा है। आग में रोजाना सैकड़ों घर जलकर खाक हो रहे हैं और कई जिंदगियां खामोश हो रही हैं। आग में खुशियां खाक, गांव में बस बाकी राख, सब कुछ जर गइल बा, जर बंधन भी गो। उजड़ गए हैं आशियाने, आग में जल गए दाने दाने, हम लेकर आई गर्मी। सबसे पहले बात धनबाद की करेंगे। धनबाद के निरसा कलिया सोल सब स्टेशन में भीषण आग लगी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सब स्टेशन के कर्मी वहां से भागने लगे। दरअसल सब स्टेशन के पास झाड़ियों में आग लगी थी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती तब तक आग ने सब स्टेशन को भी अपनी चपेट में ले लिया था। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पावर स्टेशन के पास ही प्रखंड और अंचल कार्यालय है, लेकिन आग लगने के साथ ही पावर सप्लाई बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन आग भयावह तरीके से लगी हुई थी। तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं धनबाद की, जहां पर पावर सब स्टेशन में आग लग गई। हालांकि आग बगल में झाड़ियों में पहले लगी थी, बाद में ये काफी तेजी के साथ फैल गई। सबसे अच्छी बात यही रही कि आग के फैलने से पहले ही पावर कट कर दिया गया था, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जनहानि नहीं हुई। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत का सामना फायर ब्रिगेड की टीम को करना पड़ा। तो धनबाद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झाड़ियों में ये आग लगी थी। झाड़ी में भयंकर आग लगी हुई थी। उसके बाद मैं अपने से भी थाना को फोन किया। थाना के बड़ा हुई बोले कि नहीं, हम फोन कर दिए हैं ये दमकल वाले को, और आते आते तक आग बढ़ चुकी थी। फिर जो सब स्टेशन में जो कोयल रखा हुआ था उसमें फिर आग पकड़ लिया। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे आग का कहर भी बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 दिनों में कोई ऐसा दिन नहीं है जब बिहार के किसी इलाके से अगलगी की घटना की खबर सामने ना आई हो। जगह जगह आग लगने से अभी तक 15 से ज्यादा मासूमों की मौत हो चुकी है। आज सोनपुर के फखराबाद में भीषण अग्निकांड में तकरीबन आधा दर्जन घर जलकर राख हो गए। आप अपनी आंखों से ये तस्वीरें देखिए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आग पर काबू पाना मुश्किल था। हालांकि आग लगने के बाद ग्रामीणों की काफी कोशिश के बाद घंटों बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक आग की लपटों में आधा दर्जन घर जलकर राख हो चुके थे। अभी तक आग लगने के कारणों का हालांकि पता नहीं चल सका है। आग में आशियाने खाक होने के बाद कई लोग बेघर हो चुके हैं, जिनके सामने अब रहने और खाने पीने की समस्या खड़ी हो चुकी है। हालांकि प्रशासन ने अग्नि पीड़ितों को मदद का भरोसा दिलाया है। तो सोनपुर में आग ने तबाही मचाई। तस्वीरें आपके सामने। और आपको बताते हैं पिछले 6 दिनों का हाल। पिछले 6 दिनों में बिहार में अलग अलग हादसे में 16 मासूमों की आग में जलने की वजह से मौत हो गई है। चैत्र महीने की पछुआ हवा दरअसल जानलेवा हो गई है। बिहार में पिछले 6 दिनों में अलग अलग हादसे में 16 मासूमों की आग में जलने से मौत हो गई। 29 मार्च को भागलपुर में 3 बच्चे झुलस गए। इसके अलावा 30 मार्च को अररिया में 6 बच्चों की मौत हो गई। किस तरह से बीते दिन आग लगने की घटनाएं सामने आई। भुट्टा पकाने के दौरान दरअसल यहां पर आग लगी थी।
वहीं हम आपको बता दें कि 1 अप्रैल को मधुबनी में सिलेंडर के फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। 1 अप्रैल को भोजपुर में 6 साल की बच्ची की झुलसने की वजह से मौत हो गई। 2 अप्रैल को एक बच्चा समेत 3 लोगों की झुलसने की वजह से मौत हो गई। तो यानी बीते कुछ दिनों में जब से गर्मी बढ़ रही है तब से आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और इस आग में कई लोग इसके चपेट में आ चुके हैं, जान भी गंवा चुके हैं। और चलिए राजधानी पटना की भी हम आपको बात बताते हैं। राजधानी पटना जहां जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पीछे वन विभाग के कैंपस में भीषण आग लग गई। कैंपस में रखी करोड़ों रुपए की लकड़ी इसमें जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की 12 से 14 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कैंपस में भारी मात्रा में शीशम और सागवान समेत बहुमूल्य लकड़ियों को रखा गया है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। पटना में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कैंपस में भीषण आग लगी है और इस आग में जो बहुमूल्य लकड़ियां हैं वो आग की भेंट चढ़ गई हैं। पूरी तरीके से जलकर राख में ये लकड़ियां तब्दील हो गई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में दूर दूर तक। और वाकई में पिछले कई घंटों से जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो आग बुझाने की कवायद में और कोशिशों में जुटी हुई है। आग तो बुझा है लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस कदर भारी नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं और दर्जनों फायर ब्रिगेड कर्मी आग बुझाने में लगे हुए हैं। और फिलहाल आग का ये तांडव एयरपोर्ट कैंपस के ठीक पीछे में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये कैंपस है यहाँ पर आग लगी है। अभी भी फायर ब्रिगेड कर्मी जो हैं वो आग बुझाने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कोई वजह हम लोग का स्पष्ट पता अभी नहीं है। जैसा कि वन विभाग के द्वारा बताया जा रहा है कि कोई शायद चिंगारी वगैरह से हुआ होगा। जिस तरीके से ये आग लगी है काफ़ी करोड़ों की संपत्ति का ये नुकसान है और कई सवाल जो है उठ खड़े हुए हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देखिए जो वन विभाग के कर्मी हैं वो लगातार जली हुई लकड़ियों को हटा रहे हैं और एक बड़ा नुकसान है ये यहाँ पर राजधानी पटना में। और फिलहाल तमाम जो अधिकारी हैं वो मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं कि क्यों ये आग लगी है। और फिलहाल 1 दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियाँ मौके पर पहुँची हैं और आग को बुझाने में यहाँ पर लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर फिलहाल देखना होगा पूरी तरीके से आग पर कब तक काबू पाया जा सकता है। आग की लपटें जरूर कम हुई है लेकिन अब भी जो लकड़ियां हैं वो सुलग रही हैं और फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो कोशिश कर रही है पूरी तरीके से आग पर काबू पाने की। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो तस्वीरें आपने देखी। एयरपोर्ट के जस्ट पीछे वन विभाग के कैंपस में दरअसल आग लगी और करोड़ों का नुकसान यहां पर हुआ। और अगलगी की घटनाओं को देखते हुए मुजफ्फरपुर अग्निशमन विभाग खुद को हाईटेक बनाने की तैयारी में जुट गया है। जिले के अधिकारियों ने विभाग के आला अधिकारियों को एक हेलीकॉप्टर मुहैया कराने को लेकर पत्र लिखा है। करीब 50 लाख की आबादी वाले जिले में अग्निशमन विभाग के पास पर्याप्त साधन का अभाव है। साथ में अग्निशमन विभाग का भवन भी अच्छी स्थिति में नहीं है। हेलीकॉप्टर के साथ साथ और किन किन चीजों की मांग की गई है, सुधीर कुमार की इस रिपोर्ट से जानते हैं। गर्मी और तापमान बढ़ने के साथ ही आग के खतरे बढ़ गए हैं और ऐसे में मुजफ्फरपुर का जो अग्निशमालय है वो अभी अपने तैयारी में जुटा है, लेकिन संसाधनों की कमी है। एक नज़र हम लेते हैं इसके भवन की, तो ज़रा छत को देखिए। ये अग्निशमालय है और आप देखिए कि जहाँ गाड़ियाँ लगाई जाती है छत की क्या स्थिति है। रंग पोचारा करके इसे चिकना तो कर दिया गया है लेकिन आंतरिक हालात ठीक नहीं है और यही स्थिति बैरक की भी है। जो यहाँ के अग्निक और पदाधिकारी रहते हैं उनके बैरकों की भी यही स्थिति है। कुछ डिमांड्स रखे हैं यहाँ के पदाधिकारी ने, आखिर संसाधनों को लेकर। अब तो अग्नि प्रोन समय आ गया। नहीं, बहुत सा जगह में, बहुत सा देश में हेलीकॉप्टर है। हम लोग के यहाँ भी हेलीकॉप्टर है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में एक पत्र और हम लिखेंगे और एक हम डीजी साहब के पास लिखे हैं, कमांडेंट साहब के पास लिखे हैं, डीजी साहब से भी मांगे हैं कि एक हमनी के हेलीकॉप्टर फायर का होना बहुत आवश्यक है कि अगर हाई राइज बिल्डिंग में आग लग जाता है, उस पोजीशन में अगर मेरा गाड़ी अगर वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाया तो हम लोग हेलीकॉप्टर से आग बुझाएंगे, रेस्क्यू करेंगे। किसी को जान बचाने का नौबत आ जाएगा तो आदमी अगर जहाज़ पर चढ़ के या हेलीकॉप्टर पर चढ़ के घूम रहा है और किसी को जान बचाने का नौबत आएगा तो क्या हम लोग हेलीकॉप्टर नहीं किन लेंगे? मतलब आबादी के घर, यहाँ के ज्योग्राफी के अनुसार से। हाँ, यहाँ तो एक हेलीकॉप्टर होना एकदम आवश्यक है। यहाँ ज़मीन भी है
हम लोग को हेलीकॉप्टर रखने के लिए जगह भी है और अनुरोध हम किए हैं पत्र के माध्यम से। अगर डीजी मैडम मेरा अनुरोध को स्वीकार करती हैं तो जनहित में वो हेलीकॉप्टर बहुत लाभदायक होगा। तो मुजफ्फरपुर का जो अग्निशमालय है वह अब हेलीकॉप्टर की आवश्यकता महसूस कर रहा है, इसीलिए यहाँ के पदाधिकारी ने सरकार से एक हेलीकॉप्टर की मांग की है ताकि यहाँ जिस तरीके का आबादी का घनत्व है, जिस तरीके की ज्योग्राफी है मुजफ्फरपुर की, ताकि यहाँ अगर कभी भीषण अग्निकांड हो तो उस पर नियंत्रण किया जा सके। इसलिए यह एक अहम खबर है कि मुजफ्फरपुर से अग्निशमालय विभाग की ओर से हेलीकॉप्टर की मांग सरकार से की गई है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर अग्निशमन विभाग ने हेलीकॉप्टर की डिमांड रखी है। जाहिर तौर पर जायज मांग लगती है। जिस तरह से गर्मी बढ़ने के साथ ही अगलगी की घटनाएं सामने आती हैं, ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि न सिर्फ मुजफ्फरपुर में बल्कि दूसरे जगहों पर भी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कराई जाए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बिहार के एक ऐसे म्यूजियम लिए चलते हैं जिसे शायद ही आपने देखा हो। यहाँ 500 से भी ज्यादा जीव जंतुओं की प्रजातियां एक ही छत के नीचे रखी गई हैं। इस म्यूजियम में जंगल का शेर भी है तो दुनिया का सबसे लंबा डॉल्फिन भी सुरक्षित रखा गया है। यह म्यूजियम बाकियों से बेहद अनोखा है क्योंकि यहाँ सैकड़ों मृत प्रजातियों को जिंदा रखने की तस्वीर है। देखिए न्यूज़ 18 की स्पेशल रिपोर्ट। जब भी आपके जहन में म्यूजियम का ख्याल आता है तो आप ऐतिहासिक धरोहरों और देश प्रदेश की संस्कृति के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम इस बार आपको एक ऐसे म्यूजियम में लेकर आए हैं जहां छोटे से तितली से लेकर बड़े और खतरनाक जानवर, शेर, बाघ और राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन की उन तस्वीरों को आपको दिखाएंगे। घबराइए मत, ये जीवित नहीं है बल्कि सभी मृत हैं, लेकिन रासायनिक पदार्थों के जरिए इनको अभी भी जिंदा, यानी आपको जिंदा तस्वीरें देखने को मिलेंगी। आप न तो किसी चिड़ियाघर में खड़े हैं और न ही किसी एग्जीबिशन में लगाई हुई प्रदर्शनी की तस्वीरों को ही देख रहे हैं। यकीन मानिए ये 100% जिंदा तस्वीरें हैं। और यदि आप इनकी कहानी सुनेंगे तो बेशक चौंक जाएंगे। दरअसल पटना का ये अनोखा एनिमल म्यूजियम है जिसे आपने शायद ही पहले कभी देखा हो। 1965 में बने इस बेहद खास म्यूजियम में गंगा और मैदानी इलाकों में पाए जाने वाले करीब 500 से भी ज्यादा प्रजातियों के जीव जंतुओं की मॉर्चरी बनाई गई है। जिन्हें सालों से सुरक्षित रखा गया है। इनमें से कुछ ऐसी दुर्लभ प्रजाति भी है जो अब विलुप्ति की कगार पर है और आने वाली पीढ़ी शायद ही इन्हें जिंदा देख पाए। इस जगह पर एक बहुत ही समृद्ध म्यूजियम, जिसे एनिमल म्यूजियम कहा जाता है, उसको हम लोगों ने बना करके रखा हुआ है। इस केंद्र की स्थापना 1965 में की गई थी और 1965 के बाद जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने अपने क्षेत्र के एनिमल्स को कलेक्ट कर करके यहाँ प्रिजर्व करके रखा हुआ है। इस म्यूजियम में सबसे अनोखा जीव है डॉल्फिन। गंगा नदी के मीठे जल में पाए जाने वाले इस दुर्लभ प्रजाति को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर रखा है। ये म्यूजियम स्पेसिमेन देख रहे हैं, ये सन 1993 में महानंदा की एक छोटी सी नदी है मरियाधार, उसमें जाकर के फंस गई थी। पर्यावरण विभाग के लोगों ने, उनके अधिकारियों ने इसे कलेक्ट किया था। ये मृत डॉल्फिन मिली थी और इसके अंदर एक भ्रूण मिला था। इसका वजन 114 केजी था और उस समय से ये पटना के जू में, पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में पड़ा हुआ था। इस अनोखे म्यूजियम में दुनिया के सबसे लंबे डॉल्फिन का मृत शरीर बेहद सुरक्षित रखा गया है। इसकी लंबाई 99 इंच है। साल 1993 में अररिया के मरियाधार, जो महानंदा नदी की सहायक नदी है, वहीं से इस डॉल्फिन का मृत शरीर पाया गया था।
लेकिन 28 साल बीत जाने के बाद भी इस म्यूजियम में इसे सलामत रखा गया है। इतना बड़ा डॉल्फिन वाकई सबसे अलग है। इसे सुरक्षित रखने के लिए हर 3 महीने पर फॉर्मेलिन नाम के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और इसके शरीर से निकलने वाले वसा को एक्वेरियम से तुरंत हटाया भी जाता है ताकि कोई नुकसान न हो। अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में अभी तकरीबन 4000 डॉल्फिन हैं। बिहार में इनकी संख्या 1700 के आसपास है। डॉल्फिन के अलावे जंगल का राजा शेर और बंगाल टाइगर भी इस म्यूजियम की रौनक है, जिसे देखकर आप कतई अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये सभी मृत हैं। कभी ये जानवर पटना के चिड़ियाघर की शोभा बढ़ाया करते थे, लेकिन इनकी मौत के बाद इन्हें इस खास म्यूजियम में रखा गया है। इसके अलावे भी सैकड़ों पशु पक्षी और सांप केचुए की प्रजातियां भी इस म्यूजियम में सही सलामत रखी गई हैं, जो इसे बेहद आकर्षक बनाती है। तस्वीर हम देख रहे हैं कि इसमें लायन है, वो जिंदा, यानी कि डेड लायन लेकिन जिंदा तस्वीरें। आप देखिए किस तरीके से ये लायन और टाइगर आमने सामने है। अगर ये जिंदा हो तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों की हालत क्या होगी। लेकिन ये बताइए सर कि किस तरीके से लगता है इसे कि जिंदा, ये एकदम साफ जीवित दिखाई दे रहे हैं, कैसे रखते हैं इसको? ये मैंने पटना जू के अथॉरिटी से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आपके पास ये 2 ट्रॉफी रखे हुए हैं, इसको भी आप अगर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को गिफ्ट देते हैं तो विद द काइंड परमिशन ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हम लोगों ने इसे पटना जू से आग्रह किया और वो उन्होंने दोनों स्पेसिमेन हमको दिए और हम लोगों ने लोकल टैक्सीडर्मिस्ट को बुला करके इसे प्रिजर्व कर करके और काफ़ी बढ़िया से इसको रखे हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं उस शातिर शिकारी के बारे में जो रहता तो आसमान में है, लेकिन आसमान से ही उड़ते हुए करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर अपने शिकार पर ऐसे झपट्टा मारता है कि सब देखते रह जाते हैं। ये शिकारी भी आज दुर्लभ प्रजाति में से एक है। फिश हॉक नाम के इस खास पक्षी की डेड बॉडी भी इस अनोखे म्यूजियम में बड़ी सावधानी से रखी गई है। कहते हैं आसमान में उड़ने वाला ये पक्षी मछलियों का सबसे खतरनाक शिकारी है। तो ये तस्वीरें हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि लोगों को ये जानकारी हो कि बिहार में आपको उन सब जानवरों को कैसे प्रिजर्व करके रखा गया है। सालों साल, यानी 50 सालों का इतिहास है कि 50 साल तक इनको प्रिजर्व करके रखा गया है। वाकई ये बड़ी चुनौती, एक बड़ा टास्क भी है। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18, पटना। तो है ना बेहद खास ये एनिमल म्यूजियम। कुछ और खबरों के साथ हम फौरन लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा। न्यूज़ 18 स्पेशल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात बुनकरों की। आज़ादी के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों का हथियार बना चरखा अब भी कई लोगों की रोजी रोटी का सहारा बना हुआ है, लेकिन उचित बाजार नहीं मिलने से बुनकर परिवार बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे बुनकर परिवारों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। घर घर की आवाज के साथ चरखा चल रहा है। चकर घिन्नी पर सूत जमा हो रहा है। चकर घिन्नी से निकलकर सूत हथकरघा तक पहुंचता है और फिर तैयार होता है सूती कपड़ा। चरखा के जरिए ये सूत काटती हैं। पहले जो पारंपरिक तरीका था, जो सूत से ये धागा बनाया जाता था और फिर इसी धागे से हैंडलूम के जरिए जो कपड़ा तैयार होता था और फिर वो जो घर के जो पुरुष होते थे वो मार्केट में लेकर के जाते थे और ये अच्छा मुनाफा मिलता था। ये अभी क्या ये धागा तैयार कर रही हैं, इसी से फिर कपड़ा तैयार करेंगे आप लोग? हाँ, इसी से धागा से कपड़ा तैयार करेंगे। धागा से कपड़ा तैयार करेंगे। कब से आप लोग इससे जुड़ी हुई इस काम से? बहुत दिन से, जब से हमरा सबके यही है काम है। आजादी के आंदोलन के दौरान ये चरखा अंग्रेजी शासन के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार था। आजादी के बाद कई लोगों ने इसे अपनी आर्थिक खुशहाली का जरिया बनाया। एक वक्त था
जब मधुबनी का भाड़ा इलाके के हर घर से चरखे की, घर घर और हथकरघे की ठक ठक की आवाज आती थी। यहाँ बने हुए कपड़ों की दुनिया भर में डिमांड थी, क्योंकि ये कपड़े हल्के और गर्म होते हैं। लोग शान से इन कपड़ों को एयर कंडीशन कहते थे। हथकरघा उद्योग से इलाके में हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ था। लोगों की जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन इनकी खुशहाल जिंदगी को बाजारबाद की नजर लग गई। इन कपड़ों को सही बाजार मिलना बंद हो गया। यहीं से शुरू होती है यहाँ के बुनकरों की बदहाली की कहानी। इन कपड़ों की बाजार में मांग घटने से हथकरघा उद्योग पर संकट गहराने लगा। बुनकरों की जिंदगी बदहाल होने लगी। अब तो पूरे हथकरघा उद्योग का अस्तित्व खतरे में है। ऐसे में हथकरघा उद्योग से जुड़े बुनकर सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हमको जिंदा रखना है अंसारी बिरादर को, तो इसके लिए खादी के लिए कोई संस्था यानी जिला उद्योग है वहाँ कायम करे या कहीं भी करे। कपड़ा लेगा हम लोग को कोई हर्ज नहीं है, हो जाएगा। मार्केट नहीं मिल रहा है, बुझिए कि काम में बंद हो गया, यही समझ लीजिए। अच्छा, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। अच्छा, तो मतलब क्या, जैसे अगर दिन भर में कितना, अगर एक हैंडलूम दिन भर में क्या 150 रुपया कमाते हैं, बस उससे रोजी रोटी चलने वाला है। तो इससे मतलब है कि काम में बंद हो गया। 3 साल पहले सीएम नीतीश कुमार खुद बुनकरों की बस्ती आए थे और हथकरघा उद्योग को सरकारी मदद देने का भरोसा दिलाया। सीएम से आश्वासन से बुनकरों की उम्मीदें काफी बढ़ गई है। बुनकर बेसब्री से मदद का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे सरकार से लोगों को काफ़ी आस है कि हो सकता है अभी ये जो नए उद्योग मंत्री बने हैं और इन लोगों को उम्मीद है कि सरकार, जैसे पहले भी मुख्यमंत्री यहाँ आए थे और वो काफ़ी कुछ ऐलान हुआ था, तो अब लोगों को आस है कि शायद वो हो सकता है उस पर कुछ काम शुरू हो। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और इसी के साथ न्यूज़ 18 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।